दोस्तों आपका स्मार्ट स्टडी 78 में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम अधिगम के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिगम का अर्थ। तो जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और सोच में स्थायी परिवर्तन लाता है। तो इसमें यही आपका देखो मतलब अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल और सोच में स्थायी परिवर्तन लाता है। यानी कि जो दूसरों को देखकर सीखता है या मतलब यही उसके भाव, व्यवहार, ज्ञान, कौशल यही उसका अधिगम होता है। जैसे कि इसमें सरल शब्दों में मैं बता दूं आपको, तो सीखने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। जो हम सीखते हैं अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से, जो भी हम मतलब पीछे हमने जो भी क्लास देखी है तो उसमें मैंने बात करी कि हम किस प्रकार से सीखते हैं, समाज में रहकर, मतलब दोस्तों के साथ रहकर, इस तरीके से हम सीखते हैं। तो चलते हैं आगे। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको जान लेते हैं। यह प्रमुख बिंदु इसमें यह है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो मतलब विकास आपकी मतलब जन्म से लेकर किशोरावस्था है, तो वैसे तो विकास हमारा पूरे ही मतलब जीवन भर चलता है। तो ये ही हमारा सीखने की जो प्रक्रिया है, ये ही हमारी सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कि जीवन भर चलना, ठीक है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अनुभव और अभ्यास पर आधारित होता है, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सकारात्मक चीज़ ऑब्जर्व करें या फिर नकारात्मक। तो ये सब चीज़ हमारे सीखने से संबंधित है। इस तरीके से हम सीखते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही हो। चलते हैं आगे। ये है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें दूसरे टॉपिक में आपका आता है आंतरिक। सबसे पहले क्या आता है, आंतरिक कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर्स। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारे अंदरूनी यानी कि जो हमारे आंतरिक फैक्टर्स हैं उनको दिखाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। मैं आपको इमेज के माध्यम से इसलिए बताती हूँ कि इमेज देखकर अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए मैं इमेज का ज़्यादा प्रयोग करती हूँ जिससे आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। देखो ये मतलब बच्चा और ये टीचर है या फिर मतलब कोई भी इनका आइडल है, तो ये इसे सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को सिखा रहे हैं। तो बच्चे की जो आंतरिक कौशल है वो बच्चे इससे क्या सीखता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टीचर तो अपनी पूरी कोशिश करेगा पढ़ाने की, लेकिन बच्चे की कैसे समझ में आए ये बच्चे पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं आगे। जैसे कि इसके कुछ पॉइंट है तो ये जान लेते हैं क्या क्या है। पहला है प्रेरणा, या मोटिवेशन बोल सकते हैं हम। सीखने की इच्छा, मतलब जब हम किसी बच्चे को प्रेरणा देंगे तो उसकी सीखने की इच्छा जागृत होगी, उसकी मतलब जिज्ञासा बढ़ेगी। जब हम उसको मोटिवेट करेंगे, जब तक बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बच्चे की मतलब क्रिया प्रतिक्रिया करने की थोड़ी मतलब कम रुचि रहेगी। जब हम उसको प्रेरणा देंगे कि इस चीज़ से ये होता है, इससे तुम ये बन जाओगे, तो भविष्य में ऐसे करके हम बच्चे को समझा सकते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, समझने की क्षमता विकसित करना। रुचि, विषय में मतलब दिलचस्पी भी होनी चाहिए, नहीं कि इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, जब भी हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं किसी चीज़ में और हम उसको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें उसे समझाने का। और चौथी बात ये है कि अटेंशन यानी कि ध्यान, फ़ोकस करने की क्षमता। फ़ोकस करने की क्षमता यानी कि बच्चे को हम जब तक उसका ध्यान एकत्रित यानी कि एक जगह हम केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक बच्चा सीखने की स्थिति में नहीं आएगा। स्वास्थ्य, अरे 5वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको शारीरिक व मानसिक स्थिति दोनों होती हैं। क्योंकि जब तक बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो बच्चा कुछ भी सीखने की स्थिति में नहीं होगा। तो ये आपको पाँचों पॉइंट समझ में आए हों, आशा करती हूँ। चलते हैं आगे। देखो मैंने आपको ये चित्र भी दिखाया, जैसे कि माइंड, ये है बच्चे का माइंड, ठीक है। इसमें माइंड में सेट करने हैं बच्चा कैसे मतलब जो भी सीखता है, ये आपको छोटी छोटी दिख रही हैं ये लाइन सी, ये इसी पे ही उसकी केंद्रित यानी कि उसकी जो लाइन्स है, जो भी हम सिखाते हैं वो यहीं पर संक्षिप्त हो जाती है, यानी कि यहीं पर फिक्स हो जाती हैं। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा फिर जल्दी से दिमाग को अपना चलाता है, तब उसके दिमाग में एकदम आ जाती है बातें। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये आता है आपका थर्ड, क्या आता है, थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, इसमें है आपके बाह्य कार्य यानी कि बाहर दिखने वाले कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसे जानते हैं, इसमें क्या है। तो ये है आपका, देखो टीचर्स हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, बच्चे यहाँ पर संगीत प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देखो यहाँ पर भी, और यहाँ पर ग्रुप में बैठे हैं, टीचर्स कुछ समझा रही हैं। तो ये हमारे बाह्य कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना।
ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ऐसे ही बच्चे एक्टिविटी में होता है ज़्यादा। जब हम बच्चे को करके सीखने की मतलब प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा अच्छे से सीखता है और उसका माइंड एकदम मतलब अच्छे से डेवलपिंग में आ जाता है। वो अपने खुलकर अपने विचारों को प्रकट करता है नवीनता के साथ। तो इसीलिए हमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की शक्ति को प्रदान करना चाहिए। उसको इतना अच्छी उसका माइंडसेट इतना अच्छा कर देना चाहिए कि वो अच्छे से कार्य कर पाए। ठीक है ना? चलते हैं आगे, इसके कुछ पॉइंट होंगे, उन्हें देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपके वाहन कार्य हैं कारक हैं, तो इसके लिए ये आपके एनवायरनमेंट, जैसे कि घर और स्कूल का माहौल, जब तक ये चीज़ अच्छी नहीं होंगी बच्चे का नहीं होगा विकास अच्छे से। फिर दूसरा आता है टीचर्स, शिक्षक आते हैं। पढ़ाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आए क्लास में कुछ भी पढ़ा के दिया और बच्चे को समझ में आए या ना आए और चले गए टीचर, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को समझ में आना चाहिए, बच्चे को चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए और मतलब अच्छे से उसको पढ़ाना चाहिए। और फिर टीचर मतलब जो भी हमारे टीचिंग एड्स हैं, यानी कि जो शिक्षण सामग्री हैं, वो भी हमारी व्यवस्थित रूप से अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि किताबें, चार्ट, वीडियो। वीडियो के माध्यम से भी बच्चा अच्छे से सीखता है। हम बच्चों को छोटी छोटी वीडियो दिखा दें, मतलब एनिमल्स की या फिर मतलब पोयम वगैरह, इस तरीके से छोटी छोटी किताबें, मतलब छोटी छोटी पोयम चार्ट के माध्यम से, जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से पढ़ाती हूँ, उस तरीके से ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फिर आ जाता है आपका फोर्थ पॉइंट, फैमिली, समर्थन और मार्गदर्शन। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि पहला विद्यालय होता है हमारा परिवार, फैमिली, ठीक है ना। पहली टीचर होती है हमारी माता, तो वहीं से हमारी नींव रखी जाती है। अगर वहीं से हम ठीक हैं तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा माइंड विकसित होगा और अच्छे से मतलब फिर भी टीचरों पर भी निर्भर करता है कि वो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले घर से ही समर्थन और मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। फिर पांचवा पॉइंट भी आपका, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, समाज, सोसाइटी। सामाजिक प्रभाव सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका समाज का, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका अधिगम के प्रभावित करने वाले विधियाँ। अधिगम को प्रभावित करने वाली विधियाँ क्या है। नंबर एक आती है आपकी पारंपरिक विधियाँ। पारंपरिक यानी कि जो आपकी पुरानी मतलब बहुत पुराने समय से चली आ, ठीक है ना। ये आपके लेक्चर मेथड है, ठीक है ना। तो हमारे आगे नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। विधि है ये लेक्चर मेथड। व्याख्यान में क्या होता है कि बच्चे को मतलब ये पुरानी मेथड है लेकिन अब इनका यूज़ कम होता है, क्योंकि इससे बच्चा मतलब आलस आलस में आ जाता है, क्योंकि टीचर्स तो व्याख्यान करते समझाते रहते हैं और बच्चा हाँ हूँ करता रहता है, बस वो बोर होने लगता है। और रटने की विधि, रोट लर्निंग, ये भी पुरानी है। आपकी प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये हालांकि कुछ हद तक ठीक है लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। दूसरे नंबर पर आती हैं आपकी आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियाँ जो अब चल रही हैं, तो वो विधियाँ क्या हैं। देखो बच्चे कैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये आपकी आधुनिक विधि में आएगा कि बच्चे अपने आप करके सीखता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें आपको दिख रहा होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, व्याख्यान विधि, रटने की विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो उसमें हमें बच्चा कम क्रियाशील रहता है टीचर से ज़्यादा, और इसमें बच्चा ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, यानी कि बच्चे में एक्टिविटी ज़्यादा होगी और टीचर्स में कम, यानी कि बच्चा करके सीखेगा। तो इसमें क्या है, क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा क्रिया करके सीखता है। तो बच्चे जब खुद करके सीखेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेंगे, उसके माइंड में ज़्यादा समझ बैठेगी। और ये समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, स्मार्ट क्लास या डिजिटल लर्निंग, अनुभव आधारित अधिगम। तो ये ही सारे आपके आधुनिक मतलब विधियाँ हैं जो बच्चे को अधिक प्रभावशाली बनाती है। तो ये अच्छे से आपको, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है हमेशा, बच्चे को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और बच्चा खुद करके सीखता है। हालांकि ये थोड़ी मतलब एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी ये अच्छा है, इससे बच्चा अच्छे से सीख पाता है। ये है आपके अधिगम। क्या है ये, अच्छे अधिगम की विशेषताएं। अच्छे अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले स्थायी, स्थायी यानी कि परमानेंट, फिक्स्ड, ठीक है ना। उद्देश्यपूर्ण, गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेड, ठीक है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला, यानी कि इसमें यह है कि स्थायी, जब तक हम मतलब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में स्थायी नहीं बनेगी हमारी समझ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। उद्देश्य, किसी भी चीज़ को पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आप कोई भी परीक्षा या कोई भी मतलब कोई भी कंपटीशन आप उत्तीर्ण नहीं, यानी कि क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिना उद्देश्य के ना कोई पढ़ सकते हो। व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अगर आपका व्यवहार संयमपूर्ण है तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा, आप अच्छे से कर पाओगे। और फिर आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्रियाशील। क्रियाशील का ही मतलब है सक्रिय, भागीदारी वाला, यानी कि अपनी एक्टिविटी रखना। अनुभव, आपको अनुभवी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं आपके, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं आज की क्लास का। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो इसमें क्या बोला है देखते हैं। जो भी हमने पढ़ा है वो ही यहाँ पर छोटे उसमें मैंने लिखा है। तो देखो, अधिगम बराबर, अधिगम क्या है, व्यवहार है। व्यवहार क्या है, एक स्थायी परिवर्तन। जब तक हमारा मतलब जो भी फिक्स्ड, मतलब जो भी हमारा माइंड सेट है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा मन भटक रहा है कभी कहीं कभी पहले हमें एक चीज़ पर स्थिर रखना चाहिए अपना दिमाग। फिर आपके आ जाते हैं दो कारक। कारक कौन कौन से होते हैं, एक तो मैंने आंतरिक बताया था, एक आपको बाह्य। आंतरिक वो हैं जो हमारे अंदर के हैं, और बाह्य वो जो हमें पर्यावरण से मिलते हैं।
फिर है आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियाँ क्या थी? एक्टिविटी, क्रियाशील, प्रोजेक्ट, डिजिटल लर्निंग, ये सब हमारे आधुनिक हैं। और फिर है आपके सबसे प्रभावशाली क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। सबसे बेस्ट है लर्निंग बाय डूइंग, जो खुद बच्चा करके सीखता है। तो टीचर्स को हमेशा अच्छे से बच्चे को समझाना चाहिए, अच्छे से उनको क्रियात्मक बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, तो उम्मीद करती हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस क्लास को जो भी फ्रेंड्स इस क्लास से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ इस क्लास को देख लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।